नाज़रीन, मोदी ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए मोदी अपने इक़्तिदार की खातर भारत से खेलने लगा है। भारत मुल्क से, वो जो अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क कहते हैं, उसकी किस्मत से खेलने लगा है मोदी, ताकि उसका इक़्तिदार बच जाए। उसके इक़्तिदार को किस तरह के ख़तरात हैं, यानी कि ऐसे ख़तरात भी हैं मोदी के इक़्तिदार को कि जो इर्द गिर्द के मुल्कों में जिस तरह का जो काम हो चुका है ये वैसा है बिल्कुल। मैं उसकी तरफ पहले भी आपको बताया था, इसकी तफसीलात और उन ख़तरात के बारे में बताऊंगा और मोदी क्या करने जा रहा है ये मैं आपको, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और फिर इससे भी बड़ी खबर ये है कि भारत की फ़ौज ने हथियार फेंक दिए। ये कैसी फ़ौज है भाई, जो बड़ी सीने तान तान के और रोज़ाना एक धमकी देते हैं पाकिस्तान को, और वो अब हथियार फेंकती हुई नज़र आ रही है। तो इन ख़बरों के अलावा एक ख़बर और कि फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को एक लेटर लिखा है, भारतीय हुकूमत को, और उसमें उन्होंने बाकायदा एक डांट पलाई है और कहा है कि हमें तुम्हारी सलाहियतों पे यकीन नहीं है, हम अपने SOP के मुताबिक चलेंगे, हम अपना तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। ये कौन सी कंपनी है और किस चीज़ पे एतबार नहीं है, इन सब खबरों के साथ में आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये फ्रांस की जो कंपनी राफेल बनाती है, डसॉल्ट, इसने इंडिया की हुकूमत को और वज़ारत दफ़ा को एक ख़त लिखा है और ख़त में अच्छी खासी उन्होंने डांट पलाई। उन्होंने कहा है कि ये क्या तरीक़ाकार है कि राफेल जो कि एक जंगी जहाज़ है और हमारी एक, हम उसको बनाते हैं, हमारी एक रेपुटेशन है, हम मतलब हमारी कुछ कोई सीक्रेसी होती है हर कंपनी की, हर कारोबार की, और आपका सोशल मीडिया जो है वो राफेल के बारे में पता नहीं क्या क्या रोज़ाना के हिसाब से बकता रहता है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़ाहिर है कि फिर आपकी तरफ से जाती है और वो सोशल मीडिया में जा रही है। और फिर ये कि राफेल की डिलीवरी के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब जो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो ज़ाहिर है कंपनी ने फिर उसमें अपनी रेपुटेशन की को फ़र्क पड़ते हुए देखा और एक दबाव महसूस किया, तो उन्होंने ख़त लिखा है बाकायदा तौर पे, और उसमें उन्होंने लिखा है कि बंद की जाए ये सारी जो सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है। आपको पता है कि गोदी मीडिया और भारत का सोशल मीडिया तो बस छोड़ ही दें कि क्या क्या उसमें हो रहा होता है। मतलब बंदा यकीन नहीं करता कि ये कोई मीडिया कहलाने के काबिल भी है या नहीं है। जो उनके मुंह में आता है, जो उनके दिमाग में आता है, वो सब का सब उंडेल देते हैं, बोलते भी नहीं उंडेलते हैं, उगल देते हैं। तो अब उन्होंने ये कहा है अपने लेटर में, डसॉल्ट कंपनी ने, उन्होंने कहा है कि ये देखें, ये जो दबाव बढ़ाया जा रहा है कि हम राफेल M तैयारे जो हैं वो जल्दी भारतीय हुकूमत के और एयरफोर्स के हवाले करें, ऐसा नहीं हो सकता। अब राफेल M हैं क्या? राफेल M वो तैयारे हैं, ये राफेल तैयारे हैं, उनका नाम है राफेल M, जो बेसिकली बहरिया के मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि बहरी जंगी जो वॉरफेयर है, जो नेवल वॉरफेयर है, उसमें जो फाइटर जेट इस्तेमाल होते हैं वो हैं राफेल M, और महंगे तैयारे हैं, अगेन 4.5 जनरेशन है, और उससे थोड़ा ज़ाहिर है डिफरेंट है कि वो फ़ज़ाइया में इस्तेमाल होते हैं, ये नेवी में इस्तेमाल होते हैं। तो ये तैयारे जो हैं, इसका ऑर्डर इंडिया ने कोई आज से 1.5 साल पहले उनको दिया था, और अब इंडिया की तरफ से दबाव बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि उनका तेजस गिर गया तो उनका पूरा तेजस ही गिर गया। जितने भी तैयारे हैं, जितना वो प्रोजेक्ट था वो आप समझें कि अब दफन हो गया। एक होता है ज़मीन बोस होना, वो दफन ही हो गया, ख़त्म हो गया। आर्मेनिया ने लेने से इनकार कर दिया। आपने ये खबर तो देख ही ली होगी कि आर्मेनिया जो है वो इसलिए तेजस ले रहा था कि वो इंडिया को खुश कर सके। और इंडिया को खुश क्यों करना चाह रहा था आर्मेनिया? कि अज़रबैजान जो उसका राइवल है, मुखालिफ है, गो कि उनकी सुलह हो गई है वैसे, लेकिन मुखालफत तो उनकी सदियों से है। तो वो उस अज़रबैजान को पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहा था और ठीक ठाक सपोर्ट कर रहा है, और फिर जो अज़रबैजान है वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर ले रहा है। तो आर्मेनिया को इन्होंने भी कुछ कहा, उन्होंने भी कहा चलें हम भी थोड़ा सा, ये जियो पोलिटिकल गेम होती है ना, ये पोलिटिकल गेम है,
इंटरनेशनल, तो उसमें उन्होंने कहा कि चलो हम भी इंडिया का कुछ थोड़ा, इंडिया का हमारा एक साथ हो जाएगा, इंडिया इंटरनेशनली हमें सपोर्ट करेगा। तो उन्होंने तेजस लेने की बात की। तो अब जब तेजस गिरा तो उन्होंने कहा हम भी नहीं ले रहे भाई। अब ज़ाहिर है नकारा चीज़ कौन लेता है, मतलब ये कि जो कचरे की चीज़ होती है उसको कौन ख़रीदता है। तो कचरा तो कोई नहीं खरीदता, तो उन्होंने कहा कि जो खरीदता है वो फिर कचरा ही खरीदता है। तो उन्होंने कहा कि हम जहाज़ नहीं खरीदेंगे ये वाला। तो उसके बाद इंडिया में ये तेजस और सारे मामलात, और फिर ये कि राफेल का एक दफ़ा गिर जाना और पाकिस्तान के साथ मुसलसल धमकियाँ देना, और इंडिया के अंदर से फिर इस पे तनकीद आना कि भाई धमकियाँ तो दे रहे हो, लड़ोगे कैसे ये भी बता दो। तो अब उन्होंने वो राफेल का ऑर्डर दिया हुआ था, तो अब वो कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द उनके हवाले किए जाएं। कंपनी क्या कहती है ये सुनने वाली बात है। कंपनी ये कह रही है कि भाई वो जो 10 हफ्तों की ट्रेनिंग है ना आपके पायलट्स को, वो देना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम आपको नहीं देंगे, ये हमारा एसओपी है, ये एग्रीमेंट का हिस्सा, हम उसके बगैर आपको राफेल नहीं देंगे। इसलिए कि उनका तजर्बा बहुत तल्ख हुआ है कि इनके पायलट्स ने राफेल उड़ाए और ये राफेल गिर गए। और नुकसान इंडिया को तो जो हुआ सो हुआ, इंडिया की तो सुबकी हुई, हजीमत हुई, शिकस्त हुई, उसकी तो नाक रगड़ी गई। लेकिन उस कंपनी की जो ये तैयारे बनाती है और कितनी अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट है उनकी तो ऐसे धड़ाम वो भी नीचे गिर गई, और उनके स्टॉक उसी दिन जो है वो गिर गए थे, और एक अरसे तक उनके स्टॉक गिरे रहे। और कोई दूसरा मुल्क जो है वो राफेल को हाथ डालने के लिए को ईगरली, यानी कि शौक के साथ कि यार ये बहुत अच्छा तैयार है, जाने को तैयार ही नहीं है। अब वो अपनी रेपुटेशन नए सिरे से बिल्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ये आपके पायलट आएंगे, उनको हम 10 हफ्तों की ट्रेनिंग देंगे, उन ट्रेनिंग में उन्हें बताएंगे कि जहाज़ उड़ाना कैसे, भाई गिराना नहीं है दोबारा, तो उसके बगैर हम आपको तैयारे नहीं दे सकते। तो ये है उनकी जो असल में बहुत ज़्यादा इंडिया की इस वक्त सुबकी हुई है, और उस कंपनी ने उनको बाकायदा डांटा है कि बंद करें ये सब कुछ सोशल मीडिया पे। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा था वो ये है कि मोदी जो है उसके मुल्क में पुतिन ने आने से इनकार कर दिया। पुतिन ने आना था दिसंबर में, रूस के सदर पुतिन ने, और उसके इनकार के बाद ये खबर वैसे मैंने ही आपको सबसे पहले दी थी, और उसके इनकार के बाद अब इजराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू ने, जो कसाब है, जो जालिम है, जो जिसने नस्लकुशी की है, उस बंदे ने आना था, उसने भी इनकार कर दिया। और दोनों की तरफ से जो इनकार आया है, एक ही रीज़न बताई गई है, वो है कि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, यानी कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी का मसला है कि उन्हें कहीं मार ना दिया जाए, कोई निशाना ना बना ले। अब ऐसी क्या सिचुएशन हो गई है इंडिया में कि उनको वो जो है वो निशाना बन सकते हैं। तो ये है असल जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि सबसे पहले तो इंडिया में जो पिछले दिनों धमाके हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान का पहले नंबर पे नाम क्यों नहीं लिया। तो उसकी एक रीज़न तो ये थी कि उसमें सऊदी अरब ने उनको बाकायदा कहा कि अगर ये फजूल हरकत की, क्योंकि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था उन धमाकों का, और अगर तुमने जोड़ने की कोशिश की तो फिर ये समझना कि हमें भी धमकी है। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर वो जितने भारतीय उधर बैठे हुए हैं ना सऊदी अरब में, उनको निकाला जाएगा। ये पाकिस्तान पे तो इसलिए नहीं उन्होंने डाला, और उधर से ट्रंप भी नाराज़ है, ट्रंप भी अच्छी खासी रोज़ाना के हिसाब से छितरोल कर रहा है मोदी की। अच्छा, असल वजह यह है कि ये जो धमाके हैं ये अल-कायदा और दाइश, ये इनके धमाके हैं, ये इन्होंने किए हैं। ये सिर्फ इधर नहीं, कश्मीर में भी, और बहुत से लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो अल-कायदा के लोग हैं, और वहाँ पे बाकायदा स्लीपर सेल हैं इंडिया में अल-कायदा के और दाइश के, और उनके जो लिंक्स हैं वो अफ़गानिस्तान में मिलते हैं जाके। क्योंकि देखें, इसमें तो कोई शक नहीं ना कि अफ़गानिस्तान इस वक्त एक मरकज़ है पूरी दुनिया में दहशत गर्दों का। तो उनके अपने अपने टारगेट्स हैं। उन्होंने मतलब टीटीपी अगर इधर है तो टीटीपी कहीं और भी कुछ कर रही है, लेकिन मेनली वो पाकिस्तान के साथ है। इसी तरह अल-कायदा, दाइश, मुख्तलिफ नामों से पूरी दुनिया में लगे हुए हैं वो। तो उनके बाकायदा लिंक्स मिले हैं, और ये जाहिर है कि जब इस तरह का मामला होता है तो पूरी दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं वो अपनी खोज में लगी होती हैं। उन्हें भी पता चल गया कि ये तो भाई
انڈیا میں تو بہت صورتحال خراب ہے، اس کا مطلب تو کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ خطرہ تھا ان دونوں حضرات کو، ایک حضرت اور ایک قصاب۔ میں نے اس کو نام پوٹن کو کہا ہے کہ وہ اس کو تو نہیں ہم کہتے، لیکن دوسرا تو قصاب ہے۔ ان دونوں نے اس لیے انکار کیا۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت ایک اتنی بڑی بے چینی ہے کہ نیپال جیسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ بہار میں ہے۔ بہار میں اس وقت مختلف مسائل کی بنا پہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ، اور بڑی صورتحال ایسی ہے کہ وہ مطلب وہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے تو ساتھ ہی دوسری کسی جگہ پہ بھی آگ لگ سکتی ہے، یعنی کہ وہ پھیل سکتی ہے ان سب ریاستوں میں جہاں پہ ان کو بہت سے جہاں پہ جو لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپریسڈ محسوس کرتے ہیں، میزورام ہے اور باقی جو ریاستیں ہیں۔ تو اب وہاں پہ یہ بھی ان کو ساری خبریں مل رہی ہیں کہ یہ کیا انڈیا کے اندر اس وقت جو ہے کوئی نیا طوفان آ سکتا ہے، انسانی مسائل کی بنا پہ لوگ جو ہیں وہ کوئی تبدیلی کا طوفان لا سکتے ہیں۔ تو دوسری خبر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا۔ اب میں آپ کو آخری خبر جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے فوج کے، اب دیکھیں کوئی فوج کا سربراہ یا کوئی فوجی جو سولجر ہوتا ہے، یہ ٹرو سولجر ہوتا ہے، وہ کبھی کہتا ہے کہ میری زمین کا 1 انچ بھی کہیں جائے؟ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ دینا تو دور کی بات ہے، وہ بات ہی نہیں کر سکتا، وہ سوچ نہیں سکتا۔ وہ تو ہوتا ہی اسی لیے ہے، وہ تو اپنی زمین اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے آتا ہے نا، کہ میں اس زمین کا ایک ٹکڑا کسی کو دینا تو دور کی بات، دشمن اس پہ پاؤں بھی رکھے گا تو میں اپنی جان دے دوں گا اور میں اسے ٹکرا جاؤں گا۔ لیکن یہ کیا بندہ ہے، یہ اپیندرا دیویڈے، ان کا جو آرمی چیف ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے چونکہ چائنا اس کی مدد کر رہا ہے تو چائنا کو پیچھے ہٹانے کے لیے اروناچل پردیش دے دو، یعنی کہ وہ اپنے ملک کا ایک حصہ دوسروں کو دینے کو تیار ہے۔ یہ سولجر کا ہوتا ہے، یہ سپاہی ہوتا ہے، پھر وہ اوپر سے آرمی چیف۔ تو یہ ہے موریلٹی، اور یہ ہے ان کا موریل، اور یہ ہے ان کی فوج۔ تو سرنڈر ہے، یہ سیدھا سیدھا سرنڈر ہے کہ ان کو دے دو اروناچل پردیش، تاکہ ان کو خوش کرو، اور پاکستان کے ساتھ پھر وہ پاکستان کا وہ ساتھ نہیں دے گا، اس کو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، پھر ہم پاکستان سے لڑیں گے، پھر بھی دیکھ لیں گے۔ چائنا نے کون سا آگے ہمارے ساتھ آگے کو لڑائی کی ہے؟ چائنا کا اگر وہ کہتے ہیں ویپن ہے تو یہ پہلی بات، مشترکہ پیداوار میں بنے ہوئی چیزیں ہیں، ہم نے اکٹھی بنائی ہیں، وہ آج بھی بنی ہیں، وہ آئندہ بھی بنیں گی، ٹھیک ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ خریدا ہوا ہے، کوئی اور چیز ہے تو وہ خریدی ہوئی ہے۔ جیسے آپ لوگ رافیل لیتے ہیں فرانس سے، ہم نے ان سے لے لیا۔ تو وہ اگر فرض کریں، اب اول تو ہو نہیں سکتا، اس کی وجہ میں اگلے کسی ویلاگ میں بتاؤں گا کہ چائنا ہم سے کبھی دور ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی نعرے نہیں ہیں، حقیقت بیان کروں گا، اس کی وجوہات بتاؤں گا۔ لیکن اگر فرض کریں یہ وہ اس طرح سوچ کے وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں جی، چلیں جی فرض کر لیتے ہیں، تو پاکستان اکیلے لڑائی نہیں لڑ سکتا کیا؟ ہم نے پچھلی جو جنگیں ہیں سوائے 71 کے، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ جنگ نہیں تھی، وہ سول وار اندر سے ہو چکی تھی، تو ہم نے کون سی جنگ ہاری ہے بھائی آپ کے مقابلے میں؟ ہم نے تو انٹرنیشنل جنگیں جیتی ہوئی، عالمی جنگیں جیتی ہیں، ہم نے روس کے ساتھ جنگ جیتی ہے، عالمی جنگ ہے، یعنی کہ سپر پاور کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ جنگ کی ہے، امریکہ سے جیتی ہوئی ہے۔ تو بھئی ہم مطلب پھر کیا جنگ نہیں جیت سکتے؟ یا پھر ہمارا کوئی دوست ہی نہیں رہے گا اس کے علاوہ؟ تو لیکن وہ یہ صورتحال تو خیر ہماری ہے نا بھئی، اپنا پہلے سوچیں کہ آپ اپنے ملک کا ایک حصہ دینے کو تیار ہو گئے، اور اگر اروناچل پردیش جاتا ہے تو کیا خیال ہے کہ چائنا وہیں تک رہے گا؟ اس کی مزید کہانی آپ کو اپڈیٹ آگے بتاؤں گا کہ پھر چائنا کہاں تک آئے گا۔ اجازت دیجیے۔